अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कॉजेज़ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हवाले से बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी और हिस्ट्री के हवाले से भी और यूरोपियन हिस्ट्री के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप इंटरनेशनल रिलेशंस को जब तक आप इस टॉपिक को सही अंदाज से समझ नहीं पाते तो आपको ये जो मॉडर्न रिलेशन है स्टेट्स के बीच में जो बने हुए हैं और जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं फिर बाद में, तो तब तक आपको उन तमाम चीज़ों की समझ पूरी तरह से नहीं आती। कुछ दोस्तों ने कहा था कि इंटर वॉर पीरियड के हवाले से भी एक वीडियो होनी चाहिए, तो जब मैं इंटर वॉर पीरियड के हवाले से वीडियो बना रहा था तो मुझे उसके दौरान इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि जब तक फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ के बारे में पता नहीं होगा तो तब तक आप इंटर वॉर पीरियड की हिस्ट्री को भी सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और इस वजह से फिर मैंने ये डिसाइड किया कि पहले मैं फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की कॉजेज़ के हवाले से बात करूँगा और फिर उसके बाद अगली वीडियो में इंटर वॉर पीरियड के हवाले से एक या दो वीडियोस में उसको फिर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो पहली जंग अज़ीम इसको कहा जाता है या फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसको कि हम जानते हैं, हिस्ट्री पढ़ने वाले जो यूरोपियन हिस्ट्री को या वर्ल्ड हिस्ट्री को जो पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस के भी। इसके कॉजेज़ को आप पांच मुख्तलिफ फेजेज़ में या पांच मुख्तलिफ थीम्स में, फेजेज़ में नहीं, पांच मुख्तलिफ थीम्स में आप इसको समझ सकते हैं। और इन पांच मुख्तलिफ थीम्स को कहा जाता है, नंबर एक है मिलिटरिज्म, नंबर दो है अलाइंसेस, तीसरा है नेशनलिज्म, चौथा है इम्पीरियलिज्म, पांचवा है इंडिविजुअलिज्म या असैसिनेशन। ठीक है, तो अगर आप इसको असैसिनेशन ले लेते हैं पांचवे को, तो फिर आपके लिए याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। आप इसको मैनिया कह सकते हैं, MANIA, मिलिटरिज्म, अलायंसेस, नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड असैसिनेशन। सो मैनी आप इसको कह सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें जो है वो थोड़ी सी हो जाए और आपको ये आसान लगे समझने में। अच्छा, अब मिलिटरिज्म में अगर आप आते हैं, जब हम मिलिटरिज्म की बात करते हैं, बीच बीच में मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के हवाले से भी बताऊंगा कि इनके पीछे पॉलिटिक्स क्या चल रही थी, वो भी बीच बीच में थोड़ा बहुत जिक्र उसका भी होता रहेगा। लेकिन अगर हम मिलिटरिज्म पे आ जाते हैं तो 1910 से लेके 1914 तक डिफेंस एक्सपेंडिचर्स में कितना कितना इंक्रीज़ आया यूरोपियन नेशंस जो इस जंग में लड़े थे उनका। तो अगर आप देखें तो फ्रांस का 10% इंक्रीज़ आया था, ठीक है, बरतानिया का 13% इंक्रीज़ आया था, इसी तरह रशिया का 39% इंक्रीज़ आया था मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स में जो था, ठीक है। और जर्मनी का जो है, क्योंकि जर्मनी ने पूरे के पूरे यूरोप को उसके पीस को तहवाला कर दिया था, तो जर्मनी का जो मिलिट्री बजट में इंक्रीज़ आया था या एक्सपेंडिचर्स में इंक्रीज़ आया था वो था 73%। बहुत बड़ा इंक्रीज़ था जर्मनी का। आगे जाके पढ़ेंगे कि ये इसमें हुआ क्या, ठीक है। इसकी थोड़ी सी आपको मैं हिस्ट्री बता दूं कि 1871 में जर्मन यूनिफिकेशन हुई थी और ये तकरीबन कोई 360 के करीब छोटे छोटे स्टेट्स थे जर्मनी के, जो मौजूदा जर्मनी है उसमें सबसे बड़ा स्टेट जो था वो प्रेशिया था, और इनकी यूनिफिकेशन हो गई थी। ये तमाम के तमाम जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स जो थे ये एक स्टेट जर्मन के अंडर इकट्ठे हो गए थे 1871 में। और फ्रांस के साथ, फ्रांस के फ़ायदे में ये था या उसके मफाद में ये था, वो एक कॉलोनियल पावर था कि जर्मनी डिवाइडेड ही रहे। लेकिन क्योंकि कॉन्टिनेंट पे फिर फ्रांस, कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर फ्रांस ही एक मजबूत क़ुव्वत के तौर पर जाना जाता था। अगर जर्मनी यूनिफाइड हो जाता तो फिर वो फ्रांस को चैलेंज कर सकता था कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर, और फिर जो उसकी कॉलोनियल पोजेशंस थी उसमें भी उसको वो चैलेंज कर सकता था। इस वजह से फ्रांस की ये कोशिश थी कि वो जर्मनी को डिवाइडेड रखे, लेकिन जर्मनी फाइनली जो था वो यूनाइटेड हो गया। और जो फ्रांस के साथ उनकी 1871 में जर्मन फ्रैंको वॉर जो लगी है उसमें फ्रांस को डिफीट हुई। उसमें अल्सास और लोरेन जो थे ये इलाके भी ले लिए गए थे, फ्रांस से जर्मनी ने ले लिए थे। यहाँ से फ्रांस और जर्मनी की दुश्मनी की एक दाग बेल पड़ जाती है, ठीक है। जर्मनी फिर फ्रांस से बचने के लिए या फ्रांस के ख़िलाफ़ अलायंसेस बनाने में मसरूफ़ हो गया था, और फ्रांस
जर्मन पावर पे चेक रखने के लिए मुख्तलिफ अपनी जितनी भी पॉलिटिक्स कर रहा था अप टिल 1914 वो करता रहा। और फ्रांस को उस डिफीट के बाद बहुत भारी जुर्माने आयद किए थे जर्मनी ने। और फ्रांस जब वो इलाके छोड़ के जा रहा था जो उससे छीन लिए गए थे उस जंग के दौरान, तो फ्रेंच जनरल्स जो थे या उनके जो मिलिट्री के लोग थे वो बहुत सारी चीज़ें जो थे वो उसको तबाह करके जा रहे थे ताकि वो जर्मन के हाथ भी ना लगे। वो जो दौलत है या वो जो असासे हैं, वो जो वॉर ट्रॉफीज़ हैं, वो फिर जर्मन के हाथ भी ना लगे, तो वो उसको तबाह करके आगे निकलते जा रहे थे। ये तो इनकी दुश्मनी की बुनियाद थी। अब इस दुश्मनी की बुनियाद के बेस पे फिर आप आगे जाके देखेंगे कि इसमें फिर फ्रांस, बरतानिया, रशिया आपस में एक दूसरे के साथ एक अलायंस में जुट गए, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर और इटली ये एक और साइड पे आ गए, तो ये इनका एक अलायंस बना। उसके बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती रही कि रशिया उधर क्यों चला गया। और शुरू में बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी के जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे, और उन्होंने जो विलियम जो थे जर्मनी के जो किंग थे, उनको बिस्मार्क पे काफ़ी ट्रस्ट था और वो बिस्मार्क की डिप्लोमेसी पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। उन्होंने बिस्मार्क को फ्री हैंड दे दिया था कि वो किसी भी तरीके से फ्रांस को इन ममालिक से दूर रखे, किसी भी मुल्क से दूर रखे अलायंस बनने से। तो बिस्मार्क उस डिप्लोमेसी के अंदर काफ़ी हद तक कामयाब रहा, लेकिन ये एक सीक्रेट डिप्लोमेसी थी या सीक्रेट अलायंसेस थे जिसका पता दूसरे मुल्क को बड़ी मुश्किल से चलता था, या उसके अलायंस के वो सारे अहदाफ उनके सामने नहीं होते थे किसी भी अपोजिंग अलायंस के लिए। तो इसलिए ये जज करना, ये एवेलुएट करना कि जब जंग होगी तो कौन कैसा बिहेव करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक साबित हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ में। जब हम जाते हैं ये जो पॉलिटिक्स थी ये प्रॉब्लमेटिक साबित हो गई थी। और ये जो अलायंसेस जब बने थे इन्होंने एक दूसरे के साथ जंग में एक साथ रहने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए भी इसके अंदर कुछ मुआहदे जो थे वो हो गए थे, ठीक है। और ये अलायंसेस इस तरीके से हो गई थी। अब अगर आप देखें तो बरतानिया, बेल्जियम, मैं कोशिश करूंगा कि ये मैप भी आपके सामने मैं एक लगा सकूं, स्क्रीन पे आपके सामने एक मैप भी आ जाए इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूं, ताकि आपको ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाए। एक था ट्रिपल एंटांट, ठीक है। अब इस ट्रिपल एंटांट के जो मेंबर कंट्रीज थे वो फ्रांस था, बरतानिया था और रशिया था। और दूसरा आपके पास आ जाता है ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस के अंदर जर्मनी था, ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर थी और इटली था। ये एक आपको नज़र आता है कि इसके अंदर ये कुछ ममालिक जो हैं ये इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जब आप देखते हैं ट्रिपल एंतांत के ममालिक को जब आप देखते हैं तो रशिया और फ्रांस, जो कि बिस्मार्क का एक नाइटमेयर था, लेकिन चूंकि रशिया जो था वो शुरू में वो जर्मनी के साथ मुआहदे में चला गया था, लेकिन बाद में जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर, क्योंकि वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग भी रहते थे, तो कुछ उनकी फेवर की कुछ, और जिसकी वजह से रशिया उनसे नाराज़ हो गया और रशिया फिर फ्रांस के करीब चला गया। तो 1894 में रशिया और फ्रांस का एक मुआहदा हो गया था। इस तरीके से रशिया और बरतानिया का जो मुआहदा था वो हुआ था 1907 में, ठीक है। और उससे पहले बरतानिया और फ्रांस का, बरतानिया पहले इस मुआहदे को काफ़ी हद तक अवॉइड कर रहा था, लेकिन जब जर्मन पावर जो थी या जर्मन नेवल पावर जब वो काफ़ी हद तक आगे आ रही थी, तो 1904 में फ्रांस और बरतानिया ने आपस में एक मुआहदा कर लिया। अब 1894 में ऑलरेडी रशिया और फ्रांस आपस में एक मुआहदा कर चुके थे, और इस तरीके से रशिया के साथ, हालांकि रशिया की और बरतानिया की यहाँ पे एशिया के अंदर मखासमत चल रही थी, राइवलरी चल रही थी, ग्रेट गेम वाला हिस्सा चल रहा था, लेकिन 1907 में फिर रशिया और बरतानिया आपस में एक दूसरे के करीब हो गए, क्योंकि उनको वहाँ पे जर्मनी के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद करना था। जर्मनी यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा था, ठीक है। इस तरीके से ये तो हो गया आपके पास ट्रिपल एंतांत वाले ममालिक जो थे, ये उनका हो गया। अब अगर आप ट्रिपल अलायंस को देखते हैं
तो ट्रिपल अलायंस में आपके पास आ जाता है जनाब इटली और जर्मनी का 1882 में एक मुआहदा हो जाता है कि ये जंग में एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे, अगर किसी ने इन पे हमला कर दिया तो ये फिर साथ मिल के उसका जवाब देंगे। इसी तरह 1882 के अंदर जो है वो ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर जो थी उसका भी इटली के साथ एक मुआहदा हो जाता है, ठीक है। और फिर आपको ये लगता है कि आपका 1879 में जो है वो आपका जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के बीच में एक मुआहदा हो जाता है। अब अगर आप जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर की 1879 के मुआहदे को देखते हैं और फिर आप रशिया का और फ्रांस का 1884 का देखते हैं तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि ये 1879 में जो हुआ था उसकी बुनियाद पे रशिया जर्मनी से दूर चला गया, वरना रशिया जर्मनी से दूर जाने वाला नहीं था। और फिर इस तरह 1914 में आके आपको ऑटोमन अम्पायर या सल्तनत उस्मानिया ने भी जर्मनी के साथ मुआहदा कर लिया था। ये जो मुआहदा था सल्तनत उस्मानिया वाला जर्मनी के साथ, यही फिर खिलाफत उस्मानिया के गिरने का सबब बनी 1924 के अंदर। लेकिन खैर वो हम इंटर वॉर पीरियड के अंदर जाके उसको पढ़ेंगे, उसको अभी इस वक्त ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो बल्गारिया था वो ऑटोमन अम्पायर के साइड पे भी था, ऑटोमन अम्पायर भी उसको बैक करता था और ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर भी उसको बैक कर रहा था। जबकि सर्बिया जो था रशिया उसकी मदद के लिए आ रहा था, रशिया उसके साइड पे पड़ा हुआ था। अब ये बाल्कन वाला जो है ना, जो बाल्कन के अंदर जो यूरोप के अंदर या नियर ईस्ट, रशिया के नियर ईस्ट के अंदर जो चीज़ें चल रही थी वो फिर आपको सर्बिया और यहाँ से चीज़ें क्लियर होती हैं कि सर्बिया वाला तो असल में तो फिर वो अभी थोड़ी देर में हम उसको भी पहुँच जाएंगे। लेकिन वो जो एक आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को जो प्रिंसिप ने जो उसको असैसिनेट किया, जंग की वजह तो वो बनी और वो बेसिकली सर्ब नेशनलिज्म को सपोर्ट करने वाला जो प्रिंसिप था वो उस पर यकीन रखता था, इस वजह से उसने उसको कर दिया। तो ये असल में फिर उसकी तरफ फिर हम अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी की सारी ये जो अलायंसेस हैं इसमें आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ठीक है। अगर इसको समअप करें तो जर्मनी एक साइड पे है, ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर उसी साइड पे और इटली उस साइड पे है। 1914 में उसमें ऑटोमन अम्पायर भी शामिल हो जाता है। जबकि ट्रिपल एंतांत की ये ट्रिपल अलायंस था जो मैंने अभी बताया। जबकि ट्रिपल एंतांत के अंदर क्या था, इसमें बरतानिया था, फ्रांस था, रशिया था, ठीक है। मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर ये तो अलायंसेस का एक सिस्टम था, ये दो अलायंसेस आपस में टकराए हैं तो वर्ल्ड वॉर हुई है। अब इसमें एक अहम किरदार जो था वो नेशनलिज्म या नैरो नेशनलिज्म ने भी प्ले किया, ठीक है। पेट्रियाटिज्म तो आप डेफिनेटली एक मुल्क के साथ मोहब्बत या उसका एक रिश्ता होता है, लेकिन नेशनलिज्म या नैरो नेशनलिज्म जो थी उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब आप नैरो नेशनलिज्म को कैसे देखते हैं? देखिए, ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के जो थी उन्होंने सर्बिया से कुछ डिमांड्स की, क्योंकि एक सर्ब एथनिसिटी के बंदे ने आके ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर का जो हेयर था उसको मार दिया था, उसका जो वारिस था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी जो वाइफ थी सोफिया, उनको मार दिया था। जबकि वो बोस्निया में एक विज़िट पे था, ठीक है, और ऑफिशियल विज़िट पे था और उसको उसने वहाँ पे मार दिया था। तो नेशनलिज्म ऑस्ट्रो हंगेरियन या वो जो ऑस्ट्रियन नेशनलिज्म थी वो गालिब आ गई। जर्मन स्पीकिंग नेशनलिज्म जो थी, वो जर्मन स्पीकिंग लोग जो ऑस्ट्रिया के अंदर रह रहे थे वो उससे बहुत ओब्लाइज थी या सिंपैथेटिक थी टूवर्ड्स देम, तो वो उनके बैक पे ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के भी बैक पे खड़ी हो गई। इस तरीके से जब सर्बिया पे अटैक हुआ तो रशिया उनके सपोर्ट के लिए आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी नेशनलिज्म ने रोल प्ले किया। जर्मन कौम अपनी नेशनलिज्म या अपनी हाइपर नेशनलिज्म के जोम में मुब्तला थी कि जर्मनी जो है वो दुनिया के फैसलों को अब करेगी, दुनिया की हाँ और ना में जर्मनी की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। तो वो उस चक्कर में थी। इस वजह से इस नेशनलिज्म ने जो है एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रोल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर प्ले किया। ये मॉडर्न नेशनलिज्म है या जिसको आप नैरो नेशनलिज्म कहते हैं, नेशनलिज्म या पेट्रियाटिज्म, इट्स अ गुड क्वालिटी, ये एक अच्छा ट्रेट है ये अगर हो, ठीक है। लेकिन अगर ये ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये वो चक्कर करती है जो हमने 1914 के अंदर देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शक्ल में। तो इसने पूरे के पूरे यूरोप के अंदर
नेशनलिज्म ने एक तूफान जो था वो बपा कर दिया था। फिर एक इम्पीरियलिज्म, ठीक है, जब कॉलोनीज बनती हैं, आप जाके और लोगों को सबड्यू करते हैं और नेशंस को सबड्यू करते हैं, तो ये आपकी एक इम्पीरियलिस्ट माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है। ये इम्पीरियलिज्म की एक पॉलिसी होती है जिसके तहत आप जाके दूसरे इलाकों के ऊपर चढ़ाई करते हैं और उनको अपना महकूम बनाते हैं, अपनी कॉलोनीज बनाते हैं, कॉलोनाइजेशन करते हैं। तो ये बेसिकली इम्पीरियलिज्म होता है, ठीक है। अब इम्पीरियलिज्म यूरोप में अपने राइज पे था। फ्रांस की अपनी कॉलोनीज थी, बरतानिया की अपनी कॉलोनीज थी। आप 19th सेंचुरी को देखते हैं तो फ्रांस और बरतानिया की अपनी बहुत सारी कॉलोनीज थी एशिया और अफ्रीका के अंदर, जबकि जर्मनी अभी क्योंकि वो यूनिफाइड नहीं था, वो तो अभी डिवाइडेड था। तो जब वो 1871 में यूनिफाइड हुआ तो अब वो दौर इम्पीरियलिज्म का था, तो जर्मनी को भी ये लगा कि अब हमारी भी कुछ कॉलोनीज होनी चाहिए, कुछ पोजेशंस हमारी भी होनी चाहिए। इस वजह से इन कुव्वतों के साथ ये जो इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइंस थे ना जर्मनी के, या उनकी जो एस्पिरेशंस थी जो कि इम्पीरियलिज्म से डिराइव की गई थी कि हमारी भी कॉलोनीज होनी चाहिए थी, वो ग्लोबल स्टेज पे इन ममालिक का, इन यूरोपियन कुव्वतों का आपस में फ्रिक्शन था ग्लोबल स्टेज पे, जो एक राइवलरी चल रही थी, इंपीरियलिस्टिक राइवलरी आप इसको कह सकते हैं, वो चल रही थी। और इसने फिर इनको पता था कि अगर लेट से बरतानिया को आप ग्लोबल स्टेज पे हराना चाहेंगे तो अगर आप उसके साथ यूरोप के अंदर ही लड़ाई लड़ लेते हैं, वो वहाँ से कमज़ोर हो जाता है, ग्लोबल स्टेज पे उसकी पावर वैसे ही इरोड हो जाएगी, तो फिर एक मसला नहीं बनेगा आपके लिए। इस वजह से इंपीरियलिज्म ने भी इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा किया था, ठीक है ना। और उसमें अगर आप देखें तो अलायंसेस फिर उसी इंपीरियलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए कि जनाब आप यूरोप को, फ्रांस को लेट से या बरतानिया को लेट से आपने अगर टफ टाइम देना है अफ्रीका और एशिया के अंदर, तो आप बरतानिया को आप विद इन द कॉन्टिनेंट भी एक चेक उसके ऊपर रखने की कोशिश करें, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें नज़र आया। तो उसने भी इन तमाम की तमाम राइवलरी को जो है वो बहुत ज़्यादा जो था वो फ़रोग़ दिया, परवान चढ़ाया इन राइवलरीज़ को। रशिया के पास कॉलोनीज़ जो थी वो एज सच नहीं थी, लेकिन रशिया बज़ाते ख़ुद बहुत बड़ी क़ुव्वत थी, बहुत बड़ी यूरोपियन पावर थी और दुनिया की सबसे बड़ी टेरिटरी के हवाले से एक रियासत थी। तो रशिया का लेकिन उसको फिर भी ठंडे गर्म पानी तक जो उसका एक ऐसी पोर्ट उसको चाहिए थी जो कि ऑल ओवर द ईयर खुली रहे, उस पर वो ट्रेड करता रहे, ऐसी पोर्ट रशिया के पास मौजूद नहीं थी। तो उसकी वो वाली एस्पिरेशन बड़ी ज़्यादा उस पर गालिब थी कि हमारे पास एक ऐसी बंदरगाह होनी चाहिए, हमारी एक ऐसी एक्सेस होनी चाहिए ऐसे पानियों की तरफ जो कि मुंजमद ना हो जाए सर्दियों में भी उसमें आमदोरफ्त और ट्रेड चलती रहे। तो वो चीज़ जो थी वो जब भी ईस्ट के साइड पे देखा करता था, आ जाया करता था, या वो अगर यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आके और ये जो ब्रिटिश इंडिया की तरफ अगर वो देखता था तो बरतानिया इस पे यहाँ पे चेक लगा देता था। उधर वो ईस्ट की तरफ जाया करता था तो वहाँ पे यूरोप में अगर वो जाया करता तो ईस्टर्न यूरोप की तरफ, तो वहाँ पे यूरोपियन क़ुव्वतें उसके ऊपर एक चेक लगा दिया करती थी। ये चीज़ जर्मनी के लिए बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन उसमें उसको फिर जर्मन राइजिंग एक जर्मनी जो था उसके जवाब में या उसको देखते हुए उसने फिर बरतानिया के साथ अपनी जो मखासमत थी उसको थोड़ा सा मेल्ट डाउन किया और जर्मनी के ख़िलाफ़ एक अलायंस बनाया बरतानिया के साथ। लेकिन ये इम्पीरियलिस्टिक एस्पिरेशंस जो थी ये जर्मनी की भी रशिया की भी मौजूद थी, लेकिन वो उसको मटीरियलाइज नहीं कर सका, ठीक है। तो ये आपके अलायंसेस हो गए, ये आपकी नेशनलिज्म हो गई, ये आपकी इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइंस हो गए, ठीक है। और ये आपका मिलिटरिज्म हो गया जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। अब आते हैं आप असैसिनेशन की तरफ आते हैं कि वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसने इस तमाम के तमाम जंग में एक चिंगारी का काम अदा किया। अब इतनी ज़्यादा मिलिटरिज्म जब हो जाती है तो आप इसमें ये बात जहन में रखें कि यूरोप बारूद का एक बहुत बड़ा ढेर बन चुका था, बहुत बड़ा बारूद का ढेर था, हर तरफ बारूद इकट्ठा हो रहा था, नेवल सुप्रीमेसी की जंग लड़ी हुई थी,
जर्मनी और बरतानिया के बीच में। जर्मन नेवी जो थी वो भी अपने अरूज पे थी, वो भी चाह रहा था कि बरतानिया पे एक चेक रखे, ताकि बरतानिया को जो जितने भी, क्योंकि वो जब अगर कॉलोनियल पोजेशंस है, अगर उसकी नेवी को आप चेक कर सकते हैं समंदरों में, तो फिर वो अपनी कॉलोनीज तक नहीं पहुंच सकेगा और उनकी कॉलोनीज के ऊपर उनकी जो पावर है बरतानिया की वो आराम आराम से इरोड होगी। इस तरह फ्रांस के ऊपर भी अगर आप ये चेक रख सकें तो इसलिए आपको अपनी नेवी को बिल्ड करना होगा। तो एक तो ये था, फिर और बहुत सारे आर्सेनल जो थे वो उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। अब इसमें सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी, वो चिंगारी साबित हुई ये जो 28 जुलाई 1914 को जो आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो थे, जो मैं आपको बता चुका हूँ अब ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के जो वली अहद थे, ये वली अहद अपनी बीवी के साथ दौरे पे जाते हैं। वो इलाका जो सर्बिया के अंदर आ जाता है, ठीक है, जो सर्ब स्पीकिंग लोग हैं, जो कि बोस्निया का इलाका था, जो कि ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के अंदर आ रहा था, वो सर्ब स्पीकिंग लोगों के या सर्ब नेशनलिस्ट उसमें थे। वो चाहते थे कि ये इनसे आज़ाद हो जाए, ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर से। वहाँ पे आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी। उस दौरान वो अपनी उस आज़ादी की मूवमेंट के वो उस जगह पे दौरा करता है, और ये जो गवरीलोस प्रिंसिप जो थे, ये एक सीक्रेट सोसाइटी या एक सोसाइटी के मेंबर थे जो कि सर्ब स्पीकिंग लोगों की आज़ादी की तहरीक चला रही थी खुफिया तौर पर ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के अंदर। तो जब ये उस इलाके में गए, ये वहाँ पे विज़िट कर रहे थे, तो इस प्रिंसिप ने उसको असैसिनेट किया, फिर उसकी बीवी को भी असैसिनेट किया, ठीक है। और ये कह रहा था कि बोस्निया शुड बिलोंग टू सर्बिया। ये इसकी एक स्लोगन था जब इसने, ये लोग लगा रहे थे कि बोस्निया असल में सर्बिया का इलाका है और ये ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के पास नहीं रहना चाहिए। ये तो वो इवेंट था। अच्छा, इसमें एक बात आप और भी जहन में याद रखें, इसको आप अलायंसेस के साथ जो है वो नथी कर सकते हैं इस बात को, कि जो ऑटोमन अम्पायर था या सल्तनत उस्मानिया था, तो सल्तनत उस्मानिया को उस वक्त द सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था, यूरोप का मरीज़ आदमी, ठीक है, या यूरोप का एक मरीज़। वजह उसकी ये थी कि ऑटोमन अम्पायर जो था वो इरोड हो रहा था, उसकी क़ुव्वत कम हो रही थी, क्योंकि यूरोप के अंदर ये क़ुव्वतें उभर रही थी। ये जो आप देखते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर है या जर्मनी है या फ्रांस है, ये अब उभर रही हैं। और ऑटोमन अम्पायर का काफ़ी सारा हिस्सा जो था वो यूरोप के अंदर भी मौजूद था। तो अब वो जब उसकी इरोजन होती थी, ठीक है, जैसे साइप्रस वगैरह और इन इलाकों में जब आप देखते हैं कि उसकी इरोजन हो रही है, और वो इलाके जो रूस के साथ ईस्ट यूरोप के साइड पे लगे हुए हैं, तो रूस भी उसके लिए एक मसला बना रहा था। डार्डेनील्स और बॉस्फोरस के इलाकों के हवाले से अगर आप देखते हैं तो उसमें रूस भी उनके लिए एक मसला बना रहा था। तो प्रॉब्लम वहाँ भी चल रही थी, क्योंकि रूस ये चाहता था कि अगर ये कमज़ोर होती है, जो कि हो जाए, तो रूस को यहाँ से उन पानियों तक एक्सेस मिल जाएगा। तो इस वजह से इस फैक्टर, रशियन फैक्टर, क्योंकि रशिया बरतानिया की तरफ चला गया था, इस रशियन फैक्टर ने इसको पुश किया जर्मनी की तरफ जाने पे, ठीक है, जो 1914 में ये जर्मनी की तरफ चला गया था ऑटोमन अम्पायर। तो ये इस अलायंस का हिस्सा बन गया था। लेकिन बहरहाल उस दौरान एक चिंगारी फूटती है, ये ड्यूक का जो है वो असैसिनेशन हो जाती है। अब इस असैसिनेशन के बाद क्या होता है कि जनाब, इस असैसिनेशन के बाद 1 महीने का तकरीबन कोई एक वक्फा दे दिया जाता है, और उस के दौरान डिमांड्स रख दी जाती हैं सर्बिया के सामने कि आपने हमारी ये डिमांड्स अब माननी है। ऐसी डिमांड्स थी जो कि सर्बिया के लिए उसको मान लेना ये था कि सर्बिया बिल्कुल ही हथियार डाल रहा है। तो उस पर भी सर्बिया ने टाइम मांगा, लेकिन उसको टाइम नहीं दिया गया 3 दिन के बाद जो था। हालांकि ये एक, अब अच्छा ये बात भी याद रखें कि हालांकि ये था तो ठीक है, ये एक सर्ब नेशनलिज्म के लिए काम कर रहा था, लेकिन ये एक ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर का नेशनल था, प्रिंसिप जो था, ठीक है। ये ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर का एक सिटीज़न था, इसने ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर की टेरिटरी के अंदर ये काम किया था। लेकिन उसके बावजूद भी ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर जो है वो सर्बिया पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आपने अब ये करना है, ये आपकी ईमा पे ये सब कुछ हुआ है, तो अब आपने इस बंदे को भी पकड़ना है, ये तमाम चीज़ें भी डिसमेंटल करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, और विदिन 3 डेज़ आपने ये डिमांड्स मीट करनी है, जो भी उन्होंने स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ था, जो कि नहीं हो सकता था। तो इसमें क्या हुआ कि
जब ये ब्लेम ऑस्ट्रिया ने कर दिया सर्बिया के ऊपर, जर्मनी ने कहा कि हम जर्मनी ने प्लेज किया, क्योंकि वो ट्रिपल एंटांत के तो ऑलरेडी वो थे, ट्रिपल अलायंस के तो वो ऑलरेडी मेंबर थे, तो उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी की हम सपोर्ट करेंगे, ये जर्मनी ने कह दिया, ठीक है। फिर रशिया ने जवाब में कह दिया कि नहीं जी, हम सर्बिया की सपोर्ट करेंगे, अगर आप उनकी सपोर्ट करेंगे, ऑस्ट्रिया हंगरी अगर सर्बिया के साथ लड़ता है तो उनको लड़ने दें, आप उसको सपोर्ट ना करें। लेकिन जर्मनी, क्योंकि वो तो उसको तो एक मौका मिल रहा था यूरोप के अंदर चीज़ों को बैलेंस करने का, अपनी वो अपनी मर्जी से वो जो उसको समझ रहा था स्टेटस को, उसको अपने फेवर में चेंज करने के लिए उसको एक मौका मिल रहा था, इस वजह से उसने उनकी सपोर्ट कर दी। तो रशिया ने यहाँ से सर्बिया की सपोर्ट कर दी, ठीक है, ये हो गया जनाब। अब जब ये जंग जब लड़ी, ऑस्ट्रिया और हंगरी की जब जंग लड़ी, तो उसमें जर्मनी ने रशिया पे वॉर डिक्लेयर कर दी कि आप क्योंकि सर्बिया की सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि रशिया सर्बिया की इस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जर्मनी क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, तो रशिया को फिर जवाबी कुछ ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी कि जिसको फिर जर्मनी ने ऐसे पोर्ट्रे कर दिया कि अब क्योंकि आप ये कर रहे हैं तो हम आप पे अटैक करते हैं। लेकिन जर्मनी के अपने डिज़ाइंस कुछ और थे, ठीक है। अब जब रशिया पे अटैक हो गया तो फ्रांस ने फिर क्योंकि वो ट्रिपल एंटांत का अब वो मेंबर भी था, तो फ्रांस ने प्लेज किया कि नहीं, हम तो रशिया की सपोर्ट करेंगे। तो जब फ्रांस ने रशिया की सपोर्ट करनी शुरू कर दी, तो जर्मनी ने एट द सेम टाइम फ्रांस पे भी वॉर डिक्लेयर कर दी, ठीक है। अब जब जर्मनी ने फ्रांस पे वॉर डिक्लेयर कर दी, तो जब वो इन्वेड कर रहा था फ्रांस को, वो बेल्जियम पे चढ़ाई कर गया। फ्रांस को इन्वेड करने के लिए वो बेल्जियम के ऊपर भी चढ़ दौड़ा। जब वो बेल्जियम के ऊपर चढ़ दौड़ा, तो अब यहाँ से बरतानिया के कान खड़े हो गए, ठीक है। बरतानिया ने फिर बेल्जियम को सपोर्ट करना शुरू कर, बरतानवी इंटरेस्ट भी बेल्जियम के अंदर हर्ट हो रहे थे, लेकिन अगर बेल्जियम के अंदर हर्ट ना भी हो रहे होते तो वो आगे बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता बरतानिया के, और फिर वो नेवल पावर, और फिर वो जो मैंने आपको पहले कहानी सुना दी है, पहले एक्सप्लेन कर दिया, वो चीज़ें फिर मटीरियलाइज हो जाती। इस वजह से बरतानिया ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी, ठीक है। अब इसमें आप सोचेंगे कि जनाब इटली क्यों बचा रहा। इटली का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। इटली था तो इनके साथ जर्मनी के साथ, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये एक साइड पे थे, ठीक है। लेकिन अब टिल 1915 इटली जो था वो जंग में नहीं कूदा, और उसको कन्विंस कर लिया गया बाय द ट्रिपल एंटांट पावर्स जो थे, फ्रांस, बरतानिया, रशिया, इन्होंने उसको कन्विंस कर दिया कि जनाब आप आए, आप इनकी तरफ से ना लड़े, आप हमारे एलाय बने, और जब जंग ख़त्म होगी तो हम आपको इतनी इतनी कॉलोनियल पोजेशंस देंगे, हम आपको कंपनसेट कर देंगे, अभी आप इनके साइड से ना लड़े। तो जर्मनी ने इटली जब 1915 में जंग में कूदा, तो उसने अपने वफादारी बदल दी, वो ट्रिपल अलायंस से निकल के ट्रिपल एंटांत जो पहले था उन कुव्वतों के साइड से, यानी फ्रांस, बरतानिया और रशिया के साइड से लड़ना शुरू हो गया, इस तरीके से कि उसको कॉलोनियल पोजेशंस मिलेंगी जो ऑस्ट्रिया हंगरी जब डिसइंटीग्रेट होंगे और जब इनकी कॉलोनीज़ बांटी जाएंगी बाद में, तो उसमें से फिर इटली को भी कॉलोनीज़ मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये जंग आगे बढ़ती रही, और ये इस जंग का इख्तिताम फिर डेफिनेटली शिकस्त की जर्मनी और उसके एलाइज जो थे, ऑटोमन एम्पायर भी था, ऑस्ट्रिया हंगरी भी था, उसके शिकस्त के नतीजे में ये जंग इख्तिताम में हुई और अमेरिका भी इसमें कूद गया। इसी जंग के दौरान आपने 1917 में रशियन रेवोल्यूशन भी, बॉल्शविक रेवोल्यूशन जो था, या जिसको कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, वो भी आया। तो जब रशिया जंग से निकला तो रशिया के अंदर भी ज़ार वगैरह की हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पे सोशलिस्ट इनकलाब आ चुका था, ऑस्ट्रिया हंगरी के जो एम्पायर थे वो ख़त्म तहस नहस हो चुके थे, ठीक है। इटली को फिर वो तमाम चीज़ें नहीं मिली, उस पे फिर अमेरिका भी जंग के अंदर कूदा, ठीक है, क्योंकि बरतानिया काफ़ी कमज़ोर हो रहा था और अमेरिका की मदद के बगैर ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी। जर्मनी ने अमेरिका की भी बहुत सारी जो ट्रेड हो रही थी अटलांटिक ओशन के अंदर बरतानिया के साथ और कॉन्टिनेंटल यूरोप के साथ जो जंग थी, तो वो उस हद तक उसको भी वो जर्मन जो थे वो सबोटाज कर रहे थे उस ट्रेड को।
उस तरीके से अमेरिका फिर अपने उन मफादात के हिफाजत के लिए भी जंग में इस हद तक कूदा कि कम से कम जर्मनी को जो है वो शिकस्त दे दी जाए। अदरवाइज़ जर्मनी अमेरिका के इंटरेस्ट के ऊपर भी हर्फ डाल रहा है। और फिर वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स आए, उन्होंने उन 14 पॉइंट्स के नतीजे में जंगबंदी का ऐलान करवाया। जर्मनी उस पर एग्री हो गया, जंगबंदी का ऐलान हो गया, क्योंकि जर्मनी डिफीटिंग पोजीशन में जा रहा था, उसको शिकस्त दर शिकस्त हो रही थी। जंग का पल्ला जो ट्रिपल एंटांत थे उनके फेवर में बदलना शुरू हो गया था और इस तरह जंग ख़त्म हो गई। अब ये जो इसके बाद की जो कहानी है, क्योंकि वॉर तो ख़त्म हो गई, अब इंटर वॉर पीरियड है। इस वॉर से अगली वॉर तक 20 साल का जो सफ़र है, इंशाल्लाह अगली 1 या 2 वीडियोस के अंदर मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो मैंने समझाए हैं ये आपको समझ में आ चुके होंगे और अब आपको एटलीस्ट कॉजेज़ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट किस्म की चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ बंधी हुई चीज़ें हैं। जब तक आप तमाम के तमाम पिक्चर को सही तरीके से समझेंगे नहीं तो आपको इनमें डिस्कनेक्ट नज़र आता है। लेकिन जब आप इसको पूरी की पूरी चीज़ को, इसकी सियासत को समझ जाते हैं, फिर वो डिस्कनेक्ट ख़त्म हो जाता है और ये आपको एज अ होल ये सारी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।